हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब एट द बिगिनिंग लेवल से एट द इंटरमीडिएट लेवल तक में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स क्या होते हैं, स्टोरेज यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है। तो ये सब हम लोग एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। नेक्स्ट, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट रन्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू, इट यूजेज सम प्रोग्राम और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस दीज इनपुट, फाइनली इट डिलीवर्स आउटपुट एज पर योर रिक्वायरमेंट, इट कैन ऑल्सो स्टोर योर डेटा, यू कैन रिड्राइव दिस डेटा लेटर ऑन। तो एक तरह से कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी? कंप्यूटर इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है कंप्यूटर? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच वी कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क। एक अलग तरह का डेफिनेशन है, लेकिन ये भी ठीक है, और जिसमें प्रिंट है वो भी ठीक। लेकिन बेसिकली हम एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब समझने की बेसिस पे कंप्यूटर का बेसिक यही है कि कंप्यूटर इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच वी कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क। इसमें तीन परफॉर्मेंस के बेटे में प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग होता है, जिसमें आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मतलब कीबोर्ड से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट हमें मिलता है। तो इस तरह का ये सिस्टमेटिक काम करता है, जिसमें आईपीओ साइकिल का सबसे बड़ा रोल होता है, जिसको बोलते हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली क्या क्या आएंगे? मॉनिटर आएगा, सीपीयू आएगा, स्पीकर्स आएंगे, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, स्पीकर्स आएंगे और प्रिंटर आएंगे। प्रिंटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सीपीयू क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू बेसिकली किसे बोलते हैं? सीपीयू जो किसको बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन कंपनी बनाती है? इंटेल कंपनी बनाती है, एएमडी कंपनी बनाती है। तो i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर, ये तरह के क्या होते हैं? प्रोसेसर्स होते हैं। तो अब ऊपर वाले इसको डब्बे को क्या बोलेंगे? एक तरह के सीपीयू के ऊपर डब्बे को क्या बोलेंगे? कैबिनेट बोलेंगे, कैबिनेट बोलेंगे। ठीक, तो एक तरह का ये सिस्टमेटिक होते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के। ठीक, मॉनिटर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मॉनिटर कम से कम सीआरटी होता है, एलसीडी होता है, एलईडी होता है। तो सीआरटी क्या फुल फॉर्म होता है? कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी क्या फुल फॉर्म होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी क्या फुल फॉर्म होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये डिफरेंट तरह के मॉनिटर पाए जाते हैं, जैसे सीआरटी हुआ, एलसीडी हुआ, एलईडी हुआ। तो ये सब इसमें फेजेस है। प्रिंटर्स के भी टाइप्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। तो ये सब इसके पार्ट्स टाइप्स हैं। तो ये सब ये बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आएंगे। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यूपीएस हो गया। तो यूपीएस इज ए काइंड ऑफ अ इन्वर्टर जैसे काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर तो डायरेक्ट ऑफ नहीं हो सकता, इसीलिए उसको शट डाउन करके, ये प्रोसीजर होता है कि शट डाउन करके ही ऑफ किया जाता है। तो यूपीएस लगाने से ये फ़ायदा रहेगा कि सपोज़ काम करते वक्त अचानक से लाइट कट गई तो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद नहीं होगा। यूपीएस की हेल्प से कम 5 या 4-5 घंटे का हमें एक कवरेज मिलेगा। उसके बेसिस पे कंप्यूटर ऑन रहेगा, अपना काम भी कर लेंगे और सिस्टमेटिक रूप से उसको बंद कर देंगे। तो यूपीएस का यूज़ होता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में लेजर के बेसिस पे प्रिंटिंग होता है, लेजर के बेसिस पे क्या होती है? प्रिंटिंग। और इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? इंक का यूज़ होता है, आरबीसी जो एक तरह से रहता है। तो एक तरह से रेड, ब्लू, ग्रीन, आरबीजी होता है, आरबीजी कलर, सॉरी, तो आरबीजी। तो इंकजेट के बेसिस पे, आरबीजी कलर के बेसिस पे, उसके अलग अलग शेड्स के अकॉर्डिंग में इंकजेट प्रिंटर में यूज़ होता है, इंक के बेसिस पे प्रिंटिंग होता है। अब डॉट मैट्रिक्स की बात करते हैं। डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेलवे में होता है, जैसे कि टिकट प्रिंट होता है डॉट के फॉर्म में। जैसे ना कहीं से हमें जाना है, सपोज इंदौर से हमें भोपाल जाना है, तो डॉट मैट्रिक्स में इसे प्रिंटिंग रहता है। कभी टिकट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ उसमें जो प्रिंटिंग होता है डॉट के फॉर्म में होता है, डॉटेड फॉर्म में होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ आपको देखने को मिलेगा? रेलवे स्टेशन सब में, जहाँ पर क्लर्क सब जो टिकट काट के देते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर के। 2 टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आएगा? करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में क्या आएगा? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो करेक्टर प्रिंटर में क्या क्या आएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर में क्या आएगा? ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ठीक, इंकजेट हुआ, लेज़र हुए तो बता चुके, थर्मल हुआ। अब इसमें और बहुत सारे जैसे एलईडी प्रिंटर्स, फोटो इंकजेट प्रिंटर्स, मल्टी फंक्शनल,
3D प्रिंटर्स, प्लॉटर यूज़ करते हैं, डिस्कस होते बता देते हैं। प्लॉटर का यूज़ होता है बैनर प्रिंट करने के लिए, बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं, बैनर को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज मतलब एक तरह से जो डेटा जहाँ हमारा स्टोर होता है। तो देखो स्टोरेज के भी बहुत सारे फेजेस हैं, जैसे बिट में, निबल में, बाइट्स में, किलो बाइट्स को केबी बोलते हैं, मेगाबाइट मतलब एमबी बोलते हैं, गीगाबाइट तो जीबी बोलते हैं, टेराबाइट मतलब टीबी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, इसके नेम है। बाइट हुआ, 1 बिट इक्वल्स टू 8 बाइट्स होते हैं। तो जैसे किलो बाइट हुआ जिसको केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है। तो ये सब इसके स्टोरेज की यूनिट्स है। नेक्स्ट, अब इस यूनिट्स के बारे में इसको पूरा डिटेल में किया गया है। 1 बिट इक्वल्स टू, मतलब बाइनरी डिजिट के बेसिस पे 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, 1 केबी इक्वल्स टू 1024 बाइट मतलब 1024 बाइट, 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB, 1 गीगाबाइट इज 1024 MB। मतलब ये एक तरह से ये वेरिएशन के टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, डेटाबाइट, योटो, ये एक तरह के सबके बाइट्स के बेसिस, स्टोरेज के एक तरह के ये यूनिट्स है के बेसिस पे, बाइट्स के बेसिस पे, ठीक है, बिट्स के बेसिस पे और बाइट्स के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्टोरेज के बेसिस पे, यूनिट के बेसिस पे डेटा का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं मेमोरी यूनिट में। मेमोरी में रैम है, रोम है, कैची मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी। तो रैम का क्या फुल फॉर्म होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम एक तरह क्या है? रैम इज ए काइंड ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। रैम इज ए काइंड ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। रैम में क्या होता है? डेटा स्टोर होता है लेकिन एक टेम्परेरी बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। डेटा स्टोर होता है लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम खोलेंगे तो उस प्रोग्राम को खुलने समय जो जितना फैचिंग डेटा स्टोरेज का काम पड़ता है कि मल्टीपल टास्किंग से एक समय में हम लोग 3-4 चीज़ काम करते हैं, जैसे व्हाट्सअप खोल के रखे, फेसबुक खोल के रखे, एक्सटर्नल, तो सब में जो लोडिंग प्रोसीजर चलता है, जो डेटा स्टोर होता है या कुछ फैचिंग होता है, तो उसमें टेम्परेरी बेसिस पे रैम का ही रहता है। जब बोलते हैं कि जिसका कम रैम रहता है तो उसका लैगिंग प्रॉब्लम आता है, लेकिन जिसका ज़्यादा रैम होता है उसके फ़ोन में या कोई कंप्यूटर्स में लैगिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। तो रैम रहना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही डिपेंड करता है डिवाइस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैम का। नेक्स्ट है रोम। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज ए काइंड ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और इसमें डेटा परमानेंट बेसिस पे स्टोर होता है, डेटा परमानेंट। जैसे कि इसका एग्जांपल है जैसे एम्बेडेड सिस्टम जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, माइक्रोवेव हुआ, इसमें जो चिप लगते हैं वो एक तरह का रोम का चिप लगता है, जिसमें सी लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसमें प्रोग्रामिंग किया रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन में टाइमिंग सिस्टम है, उसमें सी के बेसिस पे है। टेलीविज़न हम खरीद के लाए, टीवी जिसको बोले, मोबाइल है, जब उसको हम टीवी को ऑन करते तो सबसे पहले जो कंपनी का नाम आता है, एकदम सैमसंग कंपनी है तो LG है, तो वो जो कंपनी का नाम आता है तो वो आज चालू किए तो भी आएगा, कल चालू करेंगे तो भी आएगा। लेकिन ये जो फंक्शनैलिटी रहती है तो किसके बेसिस पे होता है? रोम के बेसिस में। टीवी में रोम लगा रहता है जिसमें एक परमानेंट कोड या एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फीड कर दिया जाता है कि कोई भी कितना भी टीवी ऑन करेगा स्टार्टिंग के बेसिस पे तो वही चीज़ शो होगा। आज सैमसंग शो किया तो कल भी सैमसंग ही शो करेगा, परसों भी सैमसंग ही शो करेगा। ये नहीं कि आज ये शो कर दिया कल कुछ और शो। वो परमानेंट वे स्टार्टिंग में कुछ भी उसमें कनेक्टिविटी करेंगे हम, वाईफाई कनेक्टिविटी कर दिए या यूट्यूब से कुछ चला रहे हैं या डिश टीवी कर दिया, सेट टॉप बॉक्स से कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले टीवी को ऑन करेंगे तो उसकी कंपनी का ही नाम आएगा। तो वो है सेटअप फिक्स किया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में तो ये सब चीज़ में, माइक्रोवेव में जो टाइमिंग फिक्स रहता है, जो टाइमिंग चीज़ें सब रोम में फिक्स रहता है कोड के थ्रू में कि कैसे कैसे उसका काम चलेगा। तो ये रहता है सिस्टमेटिक रोम। और कैचे मेमोरी, तो कैचे मेमोरी को तो बोला जाता है इज ए काइंड ऑफ फास्टेस्ट मेमोरी, जो रैम और CPU के इंटरमीडिएट बीच का पार्ट का रहता है, जो कैची मेमोरी, जिसमें कैची मेमोरी को सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, जिसमें डेटा स्टोर होता है एज अ टेम्परेरी बेसिस पे। इस पर भी डेटा स्टोर होता है टेम्परेरी बेसिस पे। टू जैसे कि ना कभी कभी मोबाइल सब में देखना ऊपर में शो होता है योर कैची इज़ फुल, योर कैची मेमोरी इज़ फुल, ऐसे शो करता है मोबाइल सब में। तो क्यों ऐसा शो करता है? क्योंकि आपका प्रोसेसिंग बीच बीच में उसको क्लियर करना पड़ता है। कैची हमारा कैची का कोई भर जाता है तो उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसको क्लियर करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। जैसे कि सपोज तुम्हारे पास इमेजेस है तो बहुत सारे इमेजेस तुम भर गया तुम्हारा और रिसाइकल बिन में, तो तुम्हें एक समय के बाद रिसाइकल बिन को खाली करना पड़ेगा, तब तुम्हारा मोबाइल में स्टोरेज बताएगा कि खाली स्टोरेज बताएगा, नहीं तो बताएगा योर स्टोरेज इज़ फुल, ऐसे बताएगा, शो करेगा। तो ये सब होता है। नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी हुआ, फ्लैश मेमोरी, सबका प्रॉपर्टी इसी के बेसिस पे है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। जो सभी के पास है वो पर्सनल कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का नाम होता है अनुराग है, सुपर कंप्यूटर का नेम जो बता रहे हैं अनुराग है, परम, ये सब सुपर कंप्यूटर का नेम है। अब सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है डिफेंस एकेडमी में, डिफेंस मतलब सेक्टर में, और बोलना चाहिए वेदर फोरकास्टिंग में, जहाँ पर सैटेलाइट से थ्रू हमारे पास जो डेटा होता है जो सर्वर में लोड होता है, तो सर्वर की उतने सारे, जैसे गूगल का सर्वर अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर अलग है, तो वो सब जो डेटा जो सब जगह ट्रांसमिशन होता है वो सुपर कंप्यूटर के बेसिस पे। तो सुपर कंप्यूटर एक अलमीरा के बेसिस पे बड़े बड़े रहते हैं, एकदम हॉल के इसमें बहुत सारे सेटअप रहते हैं, तो वो सब हुआ सुपर कंप्यूटर। मतलब हाई लेवल जो वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास ये चीज़ होता है, ठीक। तो ये सब मेन फ्रेम भी बहुत बड़े, ये एक तरह का फेजेस है, जैसे कि उदाहरण के बेसिस पे, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये सब जो कंप्यूटर के जनरेशन थे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के बेसिस पे कंप्यूटर बनता था। सेकेंड बेसिस पे आ गया वैक्यूम ट्यूब के बाद आ गया ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आ गया आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में आ गया माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी चल रहा है हम लोग का, जैसे कि इंटेल कंपनी बनाती है माइक्रो प्रोसेसर, i5 i7 ये सब। और फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में आ गया यही सुपर कंप्यूटर, मतलब सुपर कंप्यूटर बोलना चाहिए, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस अभी फिफ्थ जनरेशन में। तो ये सब इसके जनरेशन के बेसिस पे। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का नाम है, एक तो बता देते हैं तुम लोग के लिए नॉलेजेबल बेसिस रहेगा, UNIVAC फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम है, और एक और नाम है ENIAC और एक UNIAC। एट द वर्ल्ड वॉर टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ENIAC का यूज़ हुआ जाता था कैलकुलेशन बेसिस पे यूज़ किया जाता था ENIAC का एट द वर्ल्ड वॉर टाइम में, और UNIVAC का यूज़ किया जाता था बिजनेस पर्पसेस में एट द 1919 के टाइम का है, ये बहुत पहले की बात है। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर की जो नाम है बताया ENIAC और UNIAC इज़ ए काइंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्क्स में क्या क्या आ रहे हैं, पैन, लैन, सैन, CN सैन, मैन और कैन हुआ, मैन और वैन। तो PN पैन मतलब क्या हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क। CN मतलब क्या हुआ, क्लस्टर एरिया नेटवर्क। MEN मैन मतलब क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे कि हमारे पास वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि हम लोग एक तरह से क्या बोलना चाहिए, केबल के थ्रू में जो कनेक्टिविटी करवा दी, राउटर के थ्रू एक कॉलेज में जो कनेक्टिविटी, सभी लोग कंप्यूटर्स में जो कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, डेटा कनेक्ट, इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक ऑर्गेनाइज जैसे कॉलेज के बेसिस पे, कि स्कूल के बेसिस पे, ये सब लैन में माना जाएगा। सैन भी है क्लस्टर बेसिस पे, तो वो भी एक तरह का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे है। मैन है मेट्रोपॉलिटन मतलब कि एक सिटी के बेसिस पे, जैसे कि एक SBI का एक ऑफिस है, उसमें लैन लगा है, फिर एक एरिया में लैन का पूरा नेटवर्किंग है। दूसरे और SBI के सेम ब्रांच में कहीं और दूसरे एरिया में वो वहाँ भी लैन है। जब दो लैन की कनेक्टिविटी होती है, बहुत सारे लैन कनेक्टिविटी होते हैं इज ए काइंड ऑफ सिटी में, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हुआ। बहुत सारे लैन मिल के एक तरह से बोला जाए कि मैन बन गया, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब कि वाइड मतलब वेरियस रेंजेस में, तो वेरियस रेंजेस में तो इंटरनेट हो गया, इंटरनेट एक दो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो उसके बेसिस पे वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। तो ये सब नेटवर्क्स के टाइप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया एक्सटेंशन, जैसे PNG इमेज का एक्सटेंशन है, PDF का है एक्सटेंशन अलग, JPG है इमेज का, AI हो गया, ये सब GIF, ये सब अलग अलग इमेज टेक्स्ट के होते हैं, TXT, ये अलग अलग चीज़ है। VLC हो गया, अलग अलग ऑडियो का हो गया, MP3 MP4, ये सब क्या है, एक्सटेंशंस हैं, डिफरेंट फाइल्स ऑफ फॉर्मेट, इमेज के, वीडियो के, टेक्स्ट के, सब के अलग अलग होते हैं, ठीक है।